मैं हम्पी बोल रहा हूं। मैं कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मुझे गर्व है कि मैं उस महान साम्राज्य की राजधानी रहा हूं जिसका बखान खुद मुस्लिम आक्रमणकारी बाबर ने अपनी आत्मकथा में करते हुए भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य बताया था। मैं इतिहास का दबा वो साम्राज्य हूं जिस पर एक समय 300 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति की आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वही शहर हूं जिसका रामायण में किष्किंधा नाम से वर्णन है। मैं वही हम्पी हूं जहां के प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय व उनके दरबार के अष्ट दिग्गजों में से एक तेनालीरामा के चतुर बुद्धि के किस्से आपने बचपन में कई बार सुने होंगे। मेरे यहाँ कभी भगवान राम ने माता शबरी के हाथों झूठे बेर खाए थे। मैं उसी विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हूं जो कभी ईरान, जर्मनी जैसे देशों से भी शक्तिशाली और संपन्न था। मेरे यहाँ खोले में हीरो का बाजार सस्ता था। विदेशों से लोग हीरे खरीदने के लिए मेरे यहाँ आते थे। भारत सोने की चिड़िया था। इसका असली जीता जागता नमूना यहाँ देखा जा सकता था। मैं वही हम्पी हूँ जिसके एक मंदिर में स्थित रथ का फोटो आपकी जेब में रखे 50 रुपए के नोट पर देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना विशाल और समृद्ध शहर अचानक से कहां और कैसे गायब हो गया। मैं कहीं गायब नहीं हुआ। मेरे टूटे हुए अंग आज भी खिन्न भिन्न अवस्था में इधर उधर बिखरे पड़े हैं जिनको सदियों से एक एक करके संभाला जा रहा है और मुझे इस तरह से खिन्न भिन्न करने का श्रेय मुस्लिम आक्रांताओं को जाता है। मेरा बढ़ता हुआ ऐश्वर्य और समृद्धि उनसे देखी नहीं गई और एक साथ 4 मुस्लिम आक्रांता मुझ पर टूट पड़े। इन आक्रांताओं ने तहस नहस करके रख दिया मुझे। मेरे हंसते खेलते परिवार को जमीन में धंसा दिया। मेरे राजा की उदारता ही उन पर भारी पड़ी और एक धोखे के चलते मेरी आंख के सामने मुझे तहस नहस करके रख दिया गया। यह इतिहास का सबसे क्रूर हमला था और यह सब क्यों किया गया इसके बारे में मैं आपको मेरे इतिहास के साथ बताऊंगा और कैसे समय के साथ साथ आज आप लोगों में मेरे बारे में जानने की इच्छाएं कम हो रही हैं। एक समय संपूर्ण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश विजयनगर की मैं राजधानी के साथ साथ मध्यकाल की सबसे प्रबल अर्थव्यवस्था रहा। मैं अचानक आप सभी से लगभग दूर सा होकर क्यों रह गया हूं? कैसे मेरे इतने सुंदर ऐतिहासिक परिदृश्य को कुछ बाहरी नीच आक्रमणकारियों की गंदी नजर ने लगभग बर्बाद करके रख दिया। आइए आज मैं स्वयं मेरे उतार चढ़ाव भरा इतिहास आपको बतलाता हूं। मेरा इतिहास प्रथम शताब्दी से प्रारंभ होता है। उस समय मेरे आसपास बौद्धों का कार्यस्थल था। सम्राट अशोक के माइनर रॉक शिलालेख नुत्तूर और ओडेगोलन के अनुसार मेरा साम्राज्य 3री शताब्दी के दौरान अशोक साम्राज्य का ही भाग था। बाद में मैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना। विजयनगर हिंदुओं के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्ण देव राय ने यहाँ 1509 से 1529 के बीच मेरे यहाँ शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मेरे यहाँ अधिकतर स्मारकों का निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया था। मेरे यहाँ 4 पंक्तियों की किलेबंदी नगर की रक्षा करती थी। मेरे साम्राज्य की विशाल सेना दूसरे राज्यों से मेरी रक्षा करती थी। मेरे यहाँ की सेना दक्षिण की अजय सेना मानी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। उस समय विजयनगर में तकरीबन 5 लाख लोग रहते थे, लेकिन कृष्ण देव राय की मृत्यु के बाद मेरे संपन्न और विस्तृत साम्राज्य पर बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार के मुस्लिम आक्रांताओं की नजर लग गई और 1565 में मुस्लिम सेनाओं ने मुझे बहुत बुरी तरह से नष्ट कर दिया। यह आक्रमण इतना विध्वंसकारी था कि सब तरफ लाशों के ढेर लगा दिए गए। मेरी असमत को बुरी तरीके से लूटा गया। मुस्लिम भेड़ियों ने यहाँ भयंकर लूटपाट और कत्लेआम किया। मेरे यहाँ के लोगों को उनके द्वारा नोचा गया। यह इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला था जिसने मुझे एक खंडहर और लाशों के ढेर में बदल कर रख दिया। यह हमला उसी तरह का था जो दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया था। सेनापति राय ने इस संयुक्त मुस्लिम आक्रमण में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया। यह युद्ध तालीकोट में हुआ था। घमासान युद्ध के दौरान मेरी सेना जीतने ही वाली थी कि मेरे यहाँ के ही एक मुस्लिम कमांडर अपने अपने सैनिक जत्थे लेकर हमलावर सेना के साथ जा मिले। इससे युद्ध का नजारा ही बदल गया।
सेनापति आलिया राय कुछ सोच पाते उससे पूर्व ही उन्हें पकड़ लिया गया। आलिया राय को पकड़कर तत्काल मार दिया गया। सदाशिव जानता था कि जीत हमारी सेना की ही होनी है, लेकिन जब उसको विजयनगर की सेना की हार की खबर मिली तो वह जितना संभव हुआ उतनी धन संपत्ति समेटकर मेरे नगर से पलायन कर गया। आलिया राय के मारे जाते ही विजयनगर की सेना तितर बितर हो गई। मुस्लिम सेना ने विजयनगर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वैभव, कला तथा विद्वता की इस ऐतिहासिक नगरी में लूट, हत्या और ध्वंस का जो तांडव शुरू हुआ उससे नादिर शाह की दिल्ली लूट और कत्लेआम से ही तुलना की जा सकती है। हत्या, बलात्कार तथा विध्वंस का ऐसा नग्न नृत्य किया गया कि इसके निशान आज भी मेरे यहाँ देखे जा सकते हैं। बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा तथा अहमदनगर की सेना करीब 5 महीने उस नगरी में रही। इस अवधि में उसने इस वैभवशाली नगर की ईंट सींट बजा दी। ग्रंथागारों और शिक्षा केंद्रों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया। मंदिरों और मूर्तियों पर लगातार हथौड़े बरसते रहे। हमलावरों का एकमात्र लक्ष्य था विजयनगर का विध्वंस और उसकी लूट। शायद साम्राज्य हथियाना उनका प्रथम लक्ष्य नहीं था। मेरे यहाँ की सेना उस समय दक्षिण की अजय सेना थी, लेकिन भारतीय हिंदू राजाओं की उदारता अक्सर उनके लिए घातक बन जाती है। तालीकोट के युद्ध में भी यही हुआ। 25 दिसंबर 1564 विजयनगर के पतन की तिथि बन गई। सदाशिव राय का शाही परिवार तब तक पेनुकोंडा यानी वर्तमान अनंतपुर जिले में स्थित पहुंच गया था। पेनुकोंडा को उसने अपनी नई राजधानी बनाया, लेकिन वहां भी नवाबों ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। बाद में वहां से हटकर चंद्रगिरी, जो चित्तौड़ जिले में है, उसे राजधानी बनाया। वहां शायद किसी ने उनका पीछा नहीं किया। मेरा साम्राज्य करीब 80 वर्ष और चला। गद्दारों के कारण मेरा साम्राज्य 1646 में पूरी तरह इतिहास के काल चक्र में दफन हो गया। कर्नाटक राज्य की स्थिति में रामायण काल में पंपा और किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। मेरी हम्पी नाम हम्पा देवी के मंदिर के कारण पड़ा। हम्पा देवी मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। विजयनगर के प्राचीन भवनों का विस्तृत विवरण लांघहस्त ने अपनी पुस्तक हम्पी रुइंस में दिया है। विजयनगर शहर भी ऋषि विद्यारण्य के सम्मान में विद्यानगर के रूप में ही जाना जाता है। इस जगह के स्मारकों को 1336 से 1570 के बीच बनाया गया था। इस अवधि में अभूतपूर्व पैमाने पर हिंदू धर्मकला, वास्तुकला आदि का पुनरुत्थान देखा गया। मेरे साथ एक पौराणिक एसोसिएशन भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों और लोक कथाओं के अनुसार मेरे क्षेत्र को रामायण में पौराणिक किष्किंधा वानर राज्य कहा जाता है। ये वह जगह है जहाँ राम और लक्ष्मण ने सीता जी की खोज करने के लिए लंका जाने से पहले शरण ली थी। आज के पहाड़ों और कई स्थानों पर सुग्रीव, बाली, हनुमान और राम के रुकने की कहानियां हैं। मैं अपने खंडहरों की सुंदर वास्तुकला के अलावा अपने धार्मिक इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध हूँ। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। कर्नाटक की प्रमुख नदियों में से एक तुंगभद्रा नदी मेरे इस शहर में बहती है तथा इन खंडहरों के पास एक विस्मयादक प्राकृतिक वातावरण को प्रदान करती है। आसपास के पहाड़ों के प्राकृतिक पत्थर इन विशाल शिलाखंडों के स्रोत हैं, जिनका इस्तेमाल विजयनगर के राजाओं द्वारा मेरे मंदिरों के प्रभावशाली पत्थरों के नक्काशीदार खंभों के लिए किया गया था। मंदिरों और प्राकृतिक दृश्यों के अलावा यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ बनाए गए कई पानी के ताल और अन्य सार्वजनिक भवन भी हैं, जो विजयनगर के राजाओं के नगर नियोजन कौशल को दर्शाते हैं। मेरे यहाँ के जल सेतु और नहरें 13वीं से 15वीं सदी की जल प्रबंधन प्रणाली की एक बड़ी झलक दिखलाते हैं। मेरे यहाँ मंदिरों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। विठल स्वामी का मंदिर। मेरे यहाँ विठल स्वामी का मंदिर सबसे ऊंचा है। यह विजयनगर के ऐश्वर्य तथा काल वैभव के चरमोत्कर्ष का घोतक है। मंदिर के कल्याण मंडप की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सघन है कि देखते ही बनता है। मंदिर का भीतरी भाग 55 फुट लंबा है और इसके मध्य में ऊंची वेदिका बनी है। विठल भगवान का रथ केवल एक ही पत्थर से कटा हुआ है। मंदिर के निचले भाग में सर्वत्र नक्काशी की हुई है। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर को पंपापटी मंदिर भी कहा जाता है। यह हेमकुटा पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है। मेरे कई आकर्षणों में से ये मुख्य है। 1500 में अपने अभिषेक के समय कृष्ण देव राय ने गौपुड़ा का निर्माण करवाया था। भगवान विठाला या भगवान विष्णु का यह मंदिर समर्पित है। इस विशाल मंदिर के अंदर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं जो विरूपाक्ष मंदिर से भी प्राचीन है। मंदिर के पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है, जबकि दक्षिण की ओर भगवान गणेश की
विशाल प्रतिमा है। यहाँ अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण किए नरसिंह की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। रथ विठाला मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी लंबे खंबे वाली दीवारें और पत्थर का रथ है। इन्हें संगीतमय खंभों के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्यार से थपथपाने पर इनमें से संगीत निकलता है। पत्थर का बना रथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पत्थर को तराश कर इसमें मंदिर बनाया गया है जो रथ के आकार में है। कहा जाता है कि इसके पहिए घूमते हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हें बचाने के लिए सीमेंट का लेप लगा दिया गया है। बड़ावलिंग यह मेरे यहाँ के सबसे बड़े लिंग का छायाचित्र है जो लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति के बाजू में स्थित है। बड़ावलिंग चारों ओर से पानी से घिरा है क्योंकि इस मंदिर से ही नहर गुजरती है। मान्यता है कि मेरे यहाँ के एक गरीब निवासी ने प्रण लिया था कि यदि उसकी किस्मत चमक उठी तो वह शिवलिंग का निर्माण करवाएगा, और फिर उसी ने इसका निर्माण करवाया था। बड़ाव का मतलब गरीब ही होता है। लक्ष्मी नरसिंह अवतार मंदिर, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर या उग्र नरसिम्हा मंदिर बड़े चट्टान पर बना है। यह हम्पी की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह करीब 6.7 मीटर ऊंची है। नरसिम्हा आदि शीश पर विराजमान है। असल में मूर्ति के एक घुटने पर लक्ष्मी जी की छोटी तस्वीर बनी हुई है जो विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण के समय धूमिल हो गई। हजारा राम मंदिर यह एक खंडहर मंदिर है जिसे हिंदू धर्मशास्त्र में काफी महत्व दिया गया है। यह मंदिर 1000 से भी ज्यादा लकड़ी की खुदाई और शिलालेख और रामायण की प्राचीन कथा के लिए जाना जाता है। रानी का स्नानागार मेरे यहाँ स्थित रानी का स्नानागार चारों ओर से बंद है। 15 वर्ग मीटर के इस स्नानागार में गैलरी, बरामदा और राजस्थानी बालकनी है। कभी से स्नानागार में सुगंधित शीतल जल छोटी सी झील से आता है जो भूमिगत नाली के माध्यम से स्नानागार से जुड़ा हुआ है। यह स्नानागार चारों ओर से घिरा और ऊपर से खुला है। कमल महल, कमल महल हजारा राम मंदिर के समीप है। यह महल इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रित रूप है। रानी के महल के आसपास रहने वाली राजकीय परिवारों की महिलाएं आमोद प्रमोद के लिए यहाँ आती हैं। महल के मेहराब बहुत आकर्षक हैं। रघुनाथ स्वामी मंदिर, माल्यवंता रघुनाथ स्वामी मंदिर प्राचीन भारतीय शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। माल्यवंता रघुनाथ स्वामी मंदिर जमीन से 3 किलोमीटर नीचे बना हुआ है जिसकी अंदरूनी दीवारों पर अजीब दिखावा किया गया है और मछली और समुद्री जीवों की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। हाउस ऑफ विक्ट्री, हाउस ऑफ विक्ट्री स्थान विजयनगर के शासकों का आसन था। इसे कृष्णदेवराय के सम्मान में बनाया गया था जिन्होंने युद्ध में ओडिशा के राजाओं को पराजित किया था। वे हाउस ऑफ विक्ट्री की विशाल सिंहासन पर बैठते थे और 9 दिवसीय दशहरा पर्व को यहाँ से देखते थे। हाथीघर, मेरा हाथीघर जिनान क्षेत्र से सटा हुआ है। यह एक गुंबदनुमा इमारत है। इसका इस्तेमाल राजकीय हाथियों के लिए किया जाता था। इसके प्रत्येक चैम्बर में एक साथ 11 हाथी रह सकते थे। यह हिंदू मुस्लिम निर्माण कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा भी मेरे कई और आकर्षण स्मारक हैं जिनमें पवित्र केंद्र, वैशाल्य स्ट्रीट, अच्युत राय के मंदिर, शशि विकुल गणेश, रॉयल केंद्र, ग्रेनारीज, हरिहर पैलेस वीरा, रिवरसाइड खंडहर, करैल क्रॉसिंग, जज्जल मंडप, पुरंदरदास मंडप, तालरिगट्टा गेट, अहमद खान मस्जिद और मकबरे, कमलपुर पुरातत्व संग्रहालय, भीमा के गेटवे, गनीगित्ती मंदिर, गुंबददार गेटवे, अनेगौंदी, विरुपुपुर गढ़दे, हाकपा मंडप, पंपा सरोवर, माटुंगा हिल। मेरे हर पत्थर में कहानी बसी है। यहाँ 2 पत्थर त्रिकोण आकार में जुड़े हैं। दोनों देखने में एक जैसे ही हैं, इसलिए इन्हें सिस्टर स्टोन्स कहा जाता है। इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा प्रचलित है कि 2 ईर्ष्यालु बहनें मेरे यहाँ घूमने आई थी। यहाँ घूमने के बाद वो मेरी बुराई करने लगी। शहर की देवी ने जब यह सुना तो उनकी बातों पर उनको बड़ा क्रोध आया और उन दोनों बहनों को पत्थर में बदल दिया। मेरे यहाँ मंदिर में प्रसिद्ध संगीतमय पिलर बने हुए हैं। ब्रिटिश हमेशा से ही इस चमत्कार के पीछे के कारण को जानना चाहते थे और इसलिए उन्होंने यहाँ देखने के लिए पिलर के अंदर कुछ तो है नहीं। उन्होंने 2 पिलरों को तोड़ा भी था, लेकिन पिलर में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। आपको मंदिर से लगा हुआ एक रोड दिखाई देगा। मंदिर से लगा हुआ जो रोड है वह एक समय में घोड़ों को बेचने का बाजार हुआ करता था, यानी खरीद और फरोख्त के लिए ये एक जगह हुआ करती थी। आज भी आपको खंडहर के रूप में बाजार दिखाई देता है। मंदिर में भी आपको घोड़े खरीदने और बेचने वाले कुछ लोगों के छायाचित्र दिखाई देते हैं। इस समय में मैं रोम से भी समृद्ध नगर था। प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर वर्तमान में मेरे यहाँ मौजूद हैं।
इस साम्राज्य की राजधानी के खंडहर संसार को ये घोषित करते हैं कि इसके गौरव के दिनों में स्वदेशी कलाकारों ने यहाँ वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला की एक पृथक शैली का विकास किया था। मैं पत्थरों से घिरा शहर हूँ। मेरे यहाँ मंदिरों की सुंदर श्रृंखला है, इसलिए मुझे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आज मैं सरकार की नजरों में जमीन में कहीं दबा हुआ शहर घोषित होकर रह गया हूँ। ESI द्वारा मेरी भूमि पर खुदाई करके मुझे ढूंढने की कोशिश की जाती रही है। मुझे दुख है कि मैं अपने भारत की सबसे बड़ी पुरातात्विक व प्राचीन धरोहरों में से एक होने के बावजूद भी वीरान सा होकर रह गया हूँ। अन्य धरोहरों की भांति आपके बीच खासा प्रसिद्ध नहीं हो पाया। इतना विशाल व प्रसिद्ध साम्राज्य होने के बावजूद खासकर उत्तर भारतीयों में मेरे बारे में जानने की इच्छा नाम मात्र ही है, या कोई मेरे बारे में जानता तक नहीं। परंतु आज भी आप जैसे इतिहास प्रेमियों के अनेक प्रयासों के कारण मैं अपनी ऐतिहासिक गाथा आपके समक्ष रख पा रहा हूँ। मेरे बारे में जानने की इच्छुक लाखों लोग हर वर्ष मुझे देखने आते हैं। उम्मीद है आप भी जल्द आएंगे। मैं आपके स्वागत के लिए अपनी बाहें फैलाए तैयार बैठा हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। बेंगलुरु से मेरी दूरी करीब 365 किलोमीटर और पुणे से 550 किलोमीटर है। तो आप बेंगलुरु और पुणे दोनों जगहों से आसानी से मुझ तक पहुंच सकते हैं। हॉस्पेट निकटतम शहर है। इस प्रकार मैं बेंगलोर और पुणे से एक शानदार सप्ताहांत गंतव्य के रूप में काम कर सकता हूं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो कर्नाटक का हुबली एयरपोर्ट मेरा सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। यहाँ से 166 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु। ये नियमित फ्लाइट्स हुबली आती है। यहाँ आप कैब या बस ले सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे यहाँ सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हॉस्पेट जंक्शन है, जो हम्पी से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है। हॉस्पेट देश के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग के माध्यम से जुड़ा है और बेंगलुरु, हैदराबाद और गोवा से कई नियमित ट्रेनें आती हैं। यहाँ से आप वाहन लेकर पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो कर्नाटक के सभी प्रमुख शहरों में से बस सर्विस के जरिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों के अलावा कई प्राइवेट और टूरिस्ट बसें भी नजदीकी शहरों से मुझ तक आने के लिए चलती हैं। मुझे मेरे विशाल परिदृश्य एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में 1986 में ही शामिल कर लिया था और मुझे भारत सरकार द्वारा मेरे राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा 1976 ईस्वी में मिल गया था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में मैं जरूर देखे जाने वाले स्मारकों में से दूसरे स्थान पर संपूर्ण विश्व में बन चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इतिहास के बारे में बताने में सक्षम रहा हूँगा और आपको भी पता चला होगा कि कभी हमारे भारत देश में भी ऐसा साम्राज्य हुआ करता था जिसको किस तरह विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री को जानते हैं, लेकिन साउथ इंडियन हिस्ट्री से हमारा कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं रहा है जितना होना चाहिए। अगर रहा होता तो शायद आप भी जान जाते कि साउथ इंडिया में एक ऐसा शहर भी है जिसे रोम के बराबर माना जाता था। एक ऐसा शहर जो 14th और 15th सेंचुरी के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। जिसने भी इस शहर को देखा उसने इसे स्वर्ग मानने की गलती कर दी थी। इस शहर का नाम था हम्पी। हम्पी राजधानी हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर की। वही विजयनगर एम्पायर जो मुगल काल के दौर में भी फल फूल रहा था। इस साम्राज्य में कई हिंदू मंदिर हैं जो आज भी इस शहर की महानता की गवाही देते हैं, लेकिन आगे चलकर इस शहर को दक्कन की बहमनी सल्तनत ने बर्बाद कर दिया। इतनी बेरहमी से बहमनी सल्तनत ने इस शहर को उजाड़ा कि ये कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। हम्पी के खंडहरों को देखकर आज भी पता चलता है कि जब ये शहर अपने पीक पर रहा होगा तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते होंगे इसकी भव्यता को देखकर। आज ये शहर एक खंडहर है, लेकिन इसके खंडहर भी अपनी कहानी कहते हैं। इस वीडियो में आज आपको हम्पी शहर की पूरी कहानी पता चलेगी। किसने बसाया था ये शहर, कैसे ये एक एम्पायर की राजधानी बना और आखिर किस वजह से बहमनियों ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। ये सब जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह साल था 1520 जब एक विदेशी यात्री डोमिंगो पायस भारत घूमने आया। जब वो साउथ इंडिया के अद्भुत शहरों को देख रहा था तब उसकी नजर पड़ी हम्पी पर। इस शहर की समृद्धि से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वो शहर था जहां बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, बड़े बड़े बाजार थे और अच्छी खासी चौड़ी सड़कें थी। डोमिंगो पायस ने जब इस शहर को देखा तो उसके मुंह से एक ही जगह का नाम निकला, रोम।
यानी कि डोमिंगो ने हम्पी को रोम के बराबर रख कर देखा। कुछ ऐसी थी हम्पी की भव्यता। लेकिन आखिर ये शहर अस्तित्व में आया कैसे? इसको जानने के लिए हमें जाना होगा हम्पी के इतिहास में। आज का कर्नाटक स्टेट उसके ईस्टर्न भाग में तुंगभद्रा नदी के तट पर और आंध्र प्रदेश के साथ स्टेट की सीमा के पास मौजूद है हम्पी शहर। हम्पी का इतिहास किसी महान गाथा से कम नहीं है। इस शहर की कहानी शुरू होती है 14वीं सदी से, जब दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इन दोनों भाइयों ने हम्पी को तब अपने राज्य की राजधानी बनाया। लेकिन हम्पी को राजधानी बस ऐसे ही नहीं बनाया गया, इसके पीछे एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजिकल सोच थी। अगर आप हम्पी की ज्योग्राफी देखें तो ये इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये शहर तुंगभद्रा नदी के सदर्न कोस्ट पर मौजूद था और चारों ओर से बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इतिहासकार रॉबर्ट स्यूल लिखते हैं कि हम्पी तक पहुंचना ही दुश्मन सेनाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। यहाँ सीधी जंग पॉसिबल थी नहीं और ना ही शहर की घेराबंदी कोई आसान काम थी। यही वजह है कि दिल्ली सल्तनत और बहमनी सल्तनत की लड़ाइयों से यह शहर लंबे टाइम तक बचा रहा। साल 1336 से लेकर साल 1565 तक अपनी बर्बादी होने तक हम्पी कई हिंदू राजाओं की राजधानी रही थी, लेकिन यह शहर कभी भी हमलों से बचा नहीं रहा। जिस वक्त विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस वक्त भारत के नॉर्थ में मुस्लिम हमले तेजी से बढ़ रहे थे। खिलजियों के डिक्लाइन के बाद तुगलकों ने दिल्ली पर कब्जा कर रखा था और उनकी नजर थी साउथ इंडिया पर। ऐसे वक्त में हम्पी एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा हो गया, जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। साल 1565 तक ये शहर और पूरा विजयनगर साम्राज्य एक महान हिंदू साम्राज्य के रूप में दक्षिण भारत के नक्शे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा। हम्पी वो किला था जिसे जीते बिना डीप साउथ में जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन हम्पी भी सिर्फ एक किला भर नहीं था। लगभग 25 से 30 किलोमीटर के एरिया में फैला ये शहर ट्रेड और रिलीजन का बहुत बड़ा सेंटर था। हिस्टोरियन विलियम डेलरिम्पल लिखते हैं कि हम्पी शहर को धर्म का सेंटर बनाने में विजयनगर साम्राज्य से ज्यादा चालुक्य और चोल राजाओं का हाथ रहा। कहने का मतलब है कि हम्पी डेवलप हुआ विजयनगर साम्राज्य के दौर में, लेकिन इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत पहले से रही है। यहाँ पर 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में चोल, चालुक्य और पल्लव राजा राज करते थे। दरअसल पल्लव और चालुक्य राजाओं ने यहाँ पर सबसे पहले मंदिर बनवाए। उसके बाद चोल राजाओं ने इन मंदिरों का ध्यान रखा। फिर जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो इन राजाओं ने इन मंदिरों को उनके महानतम रूप में पहुंचा दिया। एक तरह से यात्रा है जहां पर मंदिर धीरे धीरे विकसित होते चले गए। इसका सबूत अगर देखना है तो वो मंदिर आज भी सबूत दिखाते हैं जो हम्पी के खंडहरों में शान से खड़े हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। यह मंदिर वास्तुकला के सबसे महान एग्जाम्पल्स में से एक है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर पहले से ही एक पूजा स्थल के रूप में विजयनगर में मौजूद था। यह लगभग 1400 साल पुराना मंदिर है। 7वीं सदी में बने इस मंदिर में 16वीं सदी तक अलग अलग राजाओं ने अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट कराया, जिसने इस मंदिर को और भव्य बना दिया। आज अगर आप विरूपाक्ष मंदिर को देखें तो यहाँ पर 3 गोपुरम यानी मंदिर के एंट्री गेट हैं। इसमें सबसे ऊंचा गोपुरम 165 फुट ऊंचा है, जिसे राज गोपुरम कहा जाता है। दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर 1400 साल बाद आज भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है। यहाँ आज भी हजारों लोग भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था रखते हुए आते हैं और गवाह बनते हैं 1400 साल पुरानी हिंदू संस्कृति का। इस मंदिर की नक्काशी, इस मंदिर के स्तंभ, इस मंदिर में छत की सजावट, ये सब अपने आप में नायाब है, जो विजयनगर के टेम्पल आर्किटेक्चर के बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स को दिखाता है। विरूपाक्ष मंदिर के अलावा यहाँ पर विट्ठल मंदिर भी मौजूद है। इंटरेस्टिंगली ये मंदिर भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित है। विट्ठल मंदिर का निर्माण राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में यानी 1422 से 1446 ईस्वी के बीच में किया गया और यह मंदिर विजयनगर एम्पायर द्वारा अपनाई गई शैली का सिंबल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रंग मंडप और 56 संगीतमय स्तंभ। इन खंभों को अगर आप थपथपाते हैं तो इससे म्यूजिक निकलता है, इसीलिए इन्हें म्यूजिकल पिलर्स भी कहते हैं। अगर आप 50 रुपए का नोट देखो तो उसमें एक रथ छपा हुआ है। ये रथ विट्ठल मंदिर का ही रथ है जो हमारे 50 रुपए के नोट पर छापा गया। सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर के रथ के पहिए आज भी घूमते हैं। लोग आज भी इस मंदिर को देखने आते हैं और हैरानी से भर जाते हैं जब वो इस मंदिर की नक्काशी, इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लोटस महल है जो इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया। माना जाता है कि यह महल एक रानी के
विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल होता था। इस महल को देखने पर इसकी छत और खिड़कियों की बनावट कमल के फूल की तरह दिखती है, इसी वजह से इसको लोटस महल कहा जाता है। दोस्तों, रामायण में जहां भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, उस जगह को किष्किंधा कहा गया है। यह किष्किंधा विजयनगर एम्पायर का ही हिस्सा रहा है। इसीलिए जब यहाँ पर हजारा राम मंदिर को बनवाया गया तो रामायण की कहानियों के शिलालेखों से इस मंदिर को सजाया गया है। यहाँ के महलों की दीवारों पर जो युद्ध और विजय के सीन लगाए गए हैं, वो इस एम्पायर की ताकत को और इसकी गौरव को दिखाते हैं। हम्पी शहर की भव्यता के बारे में पुर्तगाली डोमिंगो पायस ने भी लिखा था, जिसने इसे सपनों का शहर कहा। वो कहता है कि यूरोप का कोई भी शहर हम्पी के सामने कुछ नहीं था। इस तरह पूरे भारत के लिए हम्पी सिर्फ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, बल्कि यह शहर अपने आप में हिंदू धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स में से भी एक था। इस रिलीजियस सेंटर को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता था इसका ट्रेड का एक बहुत ही बड़ा सेंटर होना। विजय विट्ठल बाजार, जहां कभी व्यापारियों की भारी भीड़ रहती थी, भले ही वो आज खंडहर बन चुका है, लेकिन कभी यही शहर पूरे साउथ इंडिया की भव्यता का केंद्र होते थे। इस बात की गवाही आज भी विट्ठल बाजार के खंडहर देते हैं। हम्पी में हमेशा भीड़ भाड़ रहती थी, क्योंकि यहाँ के बाजार हमेशा अलग अलग व्यापारियों से भरे होते थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी में रत्नों का व्यापार तो होता ही था, साथ ही साथ मसालों, कपड़ों और घोड़ों को भी खरीदा बेचा जाता था। निकोलस गियर और कई दूसरे इतिहासकारों के हिसाब से साल 1500 ईस्वी तक हम्पी बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिडिल एजेस का शहर था और शायद भारत का सबसे अमीर शहर भी था। डोमिंगो पायस, जिन्होंने इस शहर को रोम से कंपेयर किया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। हम्पी की ये सभी महान जगहें इस बात का सबूत है कि ये शहर कभी भारत को रिप्रेजेंट करता था सबसे बड़े शहर के रूप में। यहाँ की वास्तुकला, नक्काशी और कला हमें समझाती है ये जगह केवल धार्मिक और ट्रेडिंग सेंटर नहीं, बल्कि यहाँ के लोग कला, संस्कृति और स्थापत्य के भी धनी थे। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह हम्पी को भी पतन का सामना करना पड़ा और इसके पतन की कहानी शुरू होती है विजयनगर साम्राज्य के पतन से। विजयनगर साम्राज्य के पतन की कहानी अगर देखें तो वो शुरू होती है इस साम्राज्य के सबसे महान राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद। असल में हम्पी और इसका विजयनगर साम्राज्य घिरा हुआ था 4 अलग अलग मुस्लिम सल्तनतों से। ये सल्तनतें थी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। ये सभी सल्तनतें पहले बहमनी सल्तनत का हिस्सा थी और कृष्णदेव राय ने इस सल्तनत के 4 टुकड़े किए थे। लेकिन उनकी मौत के बाद ये सभी सल्तनतें विजयनगर के खिलाफ एक हो गई। आखिर में साल 1565 में तालीकोटा, या जिसे इतिहास में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, उसमें इन चारों सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के आखिरी राजा, जो कि कृष्णदेव राय के दामाद थे, आलिया राम राय, उनकी हार हो गई और मुस्लिम सेनाएं हम्पी शहर के अंदर घुस गई। हम्पी की समृद्धि और खजानों को देखकर ये सेनाएं ललचा गईं और विजय के बाद कई महीनों तक इस शहर को बुरी तरह से लूटा गया। इन सुल्तानों ने अपने बरसों की हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से इस शहर को बर्बाद कर दिया। तालीकोटा युद्ध के बारे में रॉबर्ट सेवेल नाम के एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट अपनी किताब द फॉरगेटन एम्पायर में लिखते हैं, युद्ध की खबर जब राजधानी हम्पी तक पहुंची तो लोगों को भरोसा करना इतना मुश्किल हो रहा था कि विजयनगर जैसा इतना विशाल सेना वाला साम्राज्य युद्ध में किसी दुश्मन सेना से हार कैसे सकता है। लेकिन जब उनके राजा समान राम राय का कटा हुआ सिर दिखाया गया, तब वो सब बुरी तरह से टूट गए। इस शहर को सुल्तान की फौजें 3 महीने तक लूटती रही। यहाँ के मंदिरों, यहाँ के महलों को बर्बाद कर दिया गया और इस तरह से इस बेमिसाल शहर का गौरव हमेशा के लिए खंडहर में बदल गया। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य को इतना नुकसान पहुंचा कि वो फिर वहां खड़ा नहीं हो पाया और साल 1646 आते आते ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दोस्तों, हम्पी की बर्बादी सिर्फ एक शहर की बर्बादी नहीं थी, बल्कि एक पूरी सभ्यता के अंत का प्रतीक था। लेकिन हम्पी की महानता आज भी आप इसके खंडहरों में देख सकते हैं। आज ये साइट यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है अपने इतिहास की वजह से। हर साल हजारों लोग देश विदेश से इसके ऐतिहासिक खंडहरों को देखने आते हैं और हैरानी से भर जाते हैं कि इतना महान शहर भी कभी इस देश का हिस्सा था। दोस्तों, हम्पी का स्ट्रक्चर, यहाँ के मंदिर, यहाँ पत्थरों से बनी मूर्तियाँ उस युग की कहानी कहती हैं जब हम्पी साउथ इंडिया को डोमिनेट कर रहा था। इसका इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे एक महान सभ्यता का टाइम के साथ पतन हो जाता है, लेकिन उसकी संस्कृति हमेशा जीवित रहती है।
तो दोस्तों, ये थी कहानी हम्पी शहर की, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।